भारत के साथ अपनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर भरोसा जताते हुए इजराइल ने अपनी कौन सी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए भारत के ऊपर भरोसा दिखाया है, इसके पीछे कौन सी डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी गुड न्यूज दी है उस पर भी बात करेंगे। साथ में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फॉर्मर ब्रह्मोस चीफ ने क्या स्टेटमेंट इशू की है उसको भी हम डिकोड करेंगे। और उसके साथ ही चाइना, जो पाकिस्तान को अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या स्टेप उठाया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और इजराइल के बारे में। इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में तो खैर आपको भी पता होगा, जो पूरी दुनिया में फेमस है और इजराइल को चारों तरफ अपने एडवर्सरी से बचाने में इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। न्यूज आ रही है कि अब इजराइल के इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के साथ भारत का नाम भी जुड़ने जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द जेरूसलम पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाने वाली इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल ने अब भारत में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स की प्रोडक्शन लाइन लगाने का फैसला किया है। इसके लिए एक इंडियन डिफेंस कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, जिसके साथ जॉइंट वेंचर स्थापित कर भारत में इंटरसेप्टर मिसाइल्स मैन्युफैक्चर होंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल, जो अपनी सबसे सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के साथ शेयर करता है, वो भारत के ऊपर इतना भरोसा क्यों दिखा रहा है। इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक रीजंस बताए जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों जगह मिसाइल्स और छोटे छोटे ड्रोन्स अटैक बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। राफेल के पास अभी इजराइल के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन है और अमेरिका में रेथियन कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट की गई थी, लेकिन डिमांड बहुत ही ज्यादा हो गई है, जिसको देखते हुए कंपनी अब इजराइल और अमेरिका के बाद एक और देश में प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करना चाहती है, जो कि भारत का नाम सामने आ रहा है। भारत में प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करने से कंपनी को कॉस्ट कम करने और इमरजेंसी सिचुएशन में बैकअप का ऑप्शन भी मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल का ये डिसीजन कमर्शियल से ज्यादा स्ट्रेटेजिक सेंस बनाता है। इजराइल अगर लंबे वॉर में किसी भी कारण से जाने के लिए मजबूर हो जाता है, जहां पर उसके ऊपर लगातार हमले होंगे, तो फिर उस केस में इजराइल की खुद की डिफेंस प्रोडक्शन लाइन प्रभावित होगी। ऐसे में उसको अमेरिका या फिर किसी दूसरे देश में मौजूद प्रोडक्शन लाइन से इंटरसेप्टर मिसाइल्स परचेज करनी होंगी। इसलिए इजराइल एक और देश में अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की प्रोडक्शन लाइन ओपन कर सिर्फ अमेरिका के ऊपर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, यानी अमेरिका के ऊपर निर्भरता खत्म करने के ऊपर विचार हो रहा है। कल को अगर किसी भी कारण से अमेरिका की प्रोडक्शन लाइन से इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं आती हैं या व्हाइट हाउस प्रेशर डालने के लिए इनकार कर देता है, तो फिर इजराइल के पास भारत के रूप में एक टाइम टेस्टेड सप्लायर मौजूद होगा। इसलिए इजराइल अमेरिका के बाद अब भारत में भी अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करने के ऊपर विचार कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि 3 जुलाई को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $7.2 बिलियन बढ़कर $674 बिलियन के मार्क तक पहुंच गए हैं। यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर $674 बिलियन है। ये जो इस बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, ये फॉरेन करेंसी एसेट्स में $4.5 बिलियन की वृद्धि के कारण हुई है। साथ में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत बढ़ने से गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू में भी $2.6 बिलियन का जंप आया है। भारत के सेंट्रल बैंक के पास इस समय $105 बिलियन वर्थ के गोल्ड रिजर्व्स हैं। इसी साल के शुरुआत में 27 फरवरी को भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ने ऑल टाइम हाई $728 बिलियन का मार्क टच किया था, लेकिन अगले ही दिन 28 फरवरी को ईरान अमेरिका वॉर स्टार्ट हो गया और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $728 बिलियन से नीचे गिरते गिरते $674 बिलियन तक आ गए हैं। इसके साथ ही इंडियन रुपीस की बात करें तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक US डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की वैल्यू 95.53 पैसे चल रही थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर, जो कि अब भारत समेत और भी कई सारे देशों की फ्लीट में शामिल होने जा रही है और भारत लगातार अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब जब भी ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट का विषय आता है, हमेशा ये आशंका जताई जाती है कि ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के हाथ लग सकती है और फिर चाइना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर ब्रह्मोस के सारे सीक्रेट्स जान लेगा। अब इसके ऊपर ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर मिश्रा सर की एक स्टेटमेंट सामने आई है, जो इन्होंने स्पुतनिक इंडिया नाम के चैनल के साथ इंटरव्यू में दी है। फॉर्मर ब्रह्मोस चीफ सुधीर मिश्रा सर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मान लीजिए किसी को ब्रह्मोस मिसाइल के पूरे डिजाइन या ब्लूप्रिंट्स भी मिल जाएं, तब भी वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि ब्लूप्रिंट्स मिलने के बाद भी कोई इसकी कॉपी नहीं कर पाएगा। इसकी वजह यह है कि असली ताकत मिसाइल के सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेंस सिस्टम और अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज को एक साथ इंटीग्रेट करने में होती है।
सिर्फ उसके भारी डिजाइन में नहीं। अगर चाइना किसी तरह ब्रह्मोस मिसाइल या उसके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स भी हासिल कर ले, तब भी उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को समझने और वैसी मिसाइल बनाने में 30 से 40 साल लग सकते हैं। और तब तक तो भारत शायद उससे भी कई जनरेशन आगे की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर पहुंच चुका होगा। इसलिए अगर कोई कॉपी भी बनेगी तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर वो पुरानी टेक्नोलॉजी मानी जाएगी। इसके आगे सुधीर मिश्रा सर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम के पीछे कई दशकों की रिसर्च और एक्सपीरियंस होता है। इसमें पावरफुल इंजन, एवियोनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, स्पेशल मटेरियल्स और बहुत ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ पार्ट्स को समझना अलग बात है, लेकिन पूरी मिसाइल को उसी क्वालिटी के साथ दोबारा बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। आज की जनरेशन के डिफेंस सिस्टम सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। उनके अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर, एनक्रिप्टेड मिशन कंप्यूटर, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बहुत ही एक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उन्हें यूनिक बनाता है। और ये सारी चीजें सिर्फ मिसाइल को देखकर या उसका डिजाइन हासिल कर कॉपी नहीं की जा सकती हैं। ये कहना है फॉर्मर ब्रह्मोस चीफ का। इनके अकॉर्डिंग भारत जो दूसरी कंट्रीज को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, इसको लेकर हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि चाइना इसको कॉपी कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन अताउल्लाह उमारी भारत की यात्रा के ऊपर आए हैं और भारत में काफी सारी मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने भारत में आकर एक स्टेटमेंट इशू की है जो कि इस समय काफी वायरल हो रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अफगानिस्तान के मिनिस्टर इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशन नाम के एक इवेंट को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरी भारत की पहली यात्रा है। भारत पहुंचने से पहले ही दिन मुझे भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, सभी ने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपने ही लोगों के बीच में हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारा अपना ही देश हो। और जैसे आपने कहा कि हमारा डीएनए भी एक जैसा है, अफगानिस्तान और भारत के लोगों का डीएनए एक ही तरह का है। इसी भावना के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे देश की लगभग 80% आबादी पशुपालन, खेती और सिंचाई, इरिगेशन के ऊपर निर्भर है। अब समय आ गया है कि इन सेक्टर्स को नई टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न बनाया जाए ताकि लोगों की जिंदगी और रोजगार दोनों अफगानिस्तान में बेहतर हो सकें। और इसके लिए हमको भारत की मदद चाहिए। भारत हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। हम चाहते हैं कि भारत वाटर मैनेजमेंट और खेती से जुड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारा साथ दे। हम मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं जिससे पंजशीर का पानी काबुल तक पहुंचाया जा सके। ये कहना है अफगानिस्तान के मिनिस्टर का। ये भी अब भारत की तरह अपनी नदियों के पानी का फुल पोटेंशियल के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि इस समय फ्लो होकर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। तालिबान रजीम अब उसी पानी को अपने फुल पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए उसे मदद चाहिए भारत से। और ये मदद मांगने के लिए अफगानिस्तान के मिनिस्टर भारत आए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका की साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस फर्म सेंटिनल लैब्स ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं उनमें भारत से लिंक्ड हैकर्स की इन्वॉल्वमेंट तो है ही, लेकिन अब चाइना से लिंक्ड हैकर्स ने भी पाकिस्तान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंट्रूजन अटेम्प्ट्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। सेंटिनल लैब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की पुलिस फोर्स के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। पंजाब स्टेट का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज, जो पंजाब स्टेट में पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करती है, उसको भी चाइना के लिंक्ड हैकर्स ने इंट्रूड करने के अटेम्प्ट्स किए हैं। अब सवाल उठता है कि चाइना, जो पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता है, उसने पाकिस्तान के पुलिस सिस्टम्स में घुसने की जरूरत क्यों पड़ गई है। सेंटिनल लैब्स का असेसमेंट है कि चाइना की सबसे बड़ी प्रायोरिटी पाकिस्तान में मौजूद अपने हजारों चाइनीज इंजीनियर्स और सीपैक प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी है। और पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान में चाइनीज सिटीजन्स के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन लगातार खराब हुई है, जिसकी वजह से चाइना सिर्फ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहने के बजाय खुद ही ग्राउंड इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किए गए सिस्टम्स में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, बायोमेट्रिक डेटा, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और पुलिस पर्सनल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी शामिल थी। ये कहना है सेंटिनल लैब्स का। वैसे अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नीचे कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर दें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है।